ज्योतिका एक रात की दुल्हन बनी थी। उसे नहीं मालूम था सुबह उसके साथ क्या होगा। वह दुर्गेश से बेहद मोहब्बत करती थी और वह दुर्गेश के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दुर्गेश एक बिजनेसमैन आदमी था और ज्योतिका दुर्गेश की हर बात मानती गई। उस रात दुर्गेश जब अपनी प्रेमिका ज्योतिका को लेकर उस फ्लैट में गया था। 2 कमरों का फ्लैट था और बहुत ही खूबसूरत था। ज्योतिका की आंखें उस घर को देखकर चमक रही थी। वह दुर्गेश की मोहब्बत में इस तरह खोई थी कि दुर्गेश के लिए वह कुछ भी गलत नहीं सोच सकती थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी। दुर्गेश ज्योतिका को उस फ्लैट में लाते दुर्गेश ने अपनी इच्छा जताई थी। उसने ज्योतिका को कहा, ज्योतिका तुम आज अपनी मोहब्बत में मुझे दीवाना कर दो। ज्योतिका भी 22 साल की लड़की थी। अपने अच्छे बुरे की वह अच्छी समझ रखती थी, लेकिन मोहब्बत में ये सब काम नहीं आती। उसे दुर्गेश से बेहद मोहब्बत हो गई थी। दुर्गेश ने कहा, हम आज की रात को यादगार बनाएंगे। ज्योतिका ने कहा, मैं हर उस याद में बस जाना चाहती हूँ। मुझे सब कुछ स्वीकार है। ज्योतिका दुर्गेश के ऑफिस में काम करती थी। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात मोहब्बत में बदल गई थी। वह ऑफिस टाइम में दुर्गेश के साथ लंच करती थी। उसके साथ कई बार डिनर भी कर चुकी थी, लेकिन अभी एक दूसरे को सिर्फ नज़रों से चाहा था और 1-2 बार इन दोनों ने एक दूसरे को चूमा था, वह भी हाथ पर या माथे पर। दोनों अभी इतने करीब नहीं हुए थे, ना ही इन्होंने अभी तक लिप किस किया था, ना ही एक दूसरे के गले लगे थे। आज ज्योतिका बहुत खुश होकर दुर्गेश के गले से चिपक गई थी। अब दुर्गेश की धड़कनें बेकाबू हुई थी। उसे एक झटके से अपने सीने से चिपकाते ज्योतिका के होंठों पर झुक गया था, क्योंकि ज्योतिका भी पूरा साथ दे रही थी। एक दूसरे के होंठों को इस तरह घायल कर चुके थे। उसके बाद दुर्गेश धीरे से उसके पहने ऊपर के शर्ट को पूरा खोल चुका था। अब नीचे पहना बड़ा दिखाई दे रहा था। दुर्गेश उसको हाथों से मसल रहा था। ज्योतिका भी बेकाबू हुई थी। दुर्गेश ने धीरे से उसके बरा के पीछे के हुक को खोलकर उसके ब्यूटी बॉल से चिपक चुका था और उसे बड़ी देर तक बारी बारी चूमता रहा। ज्योतिका बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। वह दुर्गेश के वश में हो गई थी और तेज तेज सिसकियां ले रही थी और आहों से पूरा कमरा गूंज उठा था। वह उसके पूरे कपड़े को उतार उसे फूलों की तरह बिस्तर पर ले जा चुका था और अपने कपड़े भी उतारकर उसके अंदर समा गया था। ज्योतिका भी उसे अपने से दूर नहीं होने दे रही थी। दुर्गेश ज्योतिका को पूरा चूम कर लाल कर चुका था और एक झटके में उसकी चीखों को भी तेज किया था। ज्योतिका अब मीठी मीठी दर्द में आहें भर रही थी और दुर्गेश का पूरा साथ दे रही थी। पूरी रात आहों और सिसकियों से कमरा गूंज उठा था और जब ज्योतिका की आंखें खुली तो कमरे में खूब रोशनी थी। मंदी मंदी आंखें खोली, वह जैसे ही उठी उसका जिस्म बुरी तरह से टूट रहा था। रात भर दुर्गेश शर्मा की मोहब्बतें से वो बेहाल हो चुकी थी, पर वह तो कमरे में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। कमरा तो बिल्कुल खाली था। वह खुद को संभालती बिस्तर से उठी थी तो उसकी निगाहें टेबल की तरफ उठी थी, जहाँ एक चेकबुक रखा था। उसमें जो रकम भरा गया था 1 करोड़ का, वहाँ चेक के साथ एक लेटर भी था। वे कांपते हाथों से वह लेटर खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छाने लगा। एकदम चक्कर खाकर वह जमीन पर गिर गई। इधर जीविका की रेल बनी हुई थी। आज तो देर हो गई और विवेक शर्मा तो मेरी जान ही निकाल देगा। जीविका जल्दी से बस स्टॉप पर पहुंची। आज ही उसकी गाड़ी खराब हुई थी और आज ऑफिस में मीटिंग भी थी। हे भगवान, आज बस मुझे बचा लेना। वह बस में सवार हो गई और मोबाइल पर टाइम देखने लगी। उसके पास बस 10 मिनट थे और बस ने उसे 20 मिनट में पहुंचाना था। वह जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, सबने उसे बड़ी इज्जत भरी निगाहों से देखा था। जाओ जाओ, विवेक शर्मा आ गया। वह धीरे से झुकते झुमरू से पूछ रही थी, कितनी बार कहा मेरा नाम लेकर बात किया करो। मेरा नाम ऋतिक है, पर तुम हो कि बदतमीजी से बोलती हो। वह गुस्से में चिल्लाया, धीरे से बोलो, विवेक शर्मा ही बहुत है दहाड़ने के लिए, समझे। वह उसे ठंडा करती हाथ के इशारे से आवाज़ धीमी रखने को बोलती मुस्कुराई थी, तुम्हारी ये जो हंसी है ना, अंदर जाओ फिर तुम्हें पता चलेगा विवेक शर्मा कितना गुस्सा कर रहा है। ऋतिक ने उसको अच्छा खासा डरा दिया था। जीविका, कहाँ रह गई तुम? मीटिंग शुरू हुए 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं और तुम यहाँ मज़े से खड़ी हो। जल्दी जाओ, सर बहुत गुस्से में हैं। गीतांजलि ने जल्दी से उसे कहते अपनी राह पकड़ ली। उफ, हे भगवान, मुझे आज बचा लेना। वह सारी प्रार्थनाएं करती मीटिंग रूम के दरवाजे पर आहट देती अंदर दाखिल हो गई। एक पल को वहाँ चुप्पी छाई हुई थी। वह धीरे धीरे कदम उठाती एक छोटी सी मुस्कान के साथ सबको देखती सबके बीच पहुंची। सामने बैठे आदमी की शिकायती नजरें उसी पर थी, जैसे आंखों से ही जिंदा निगल लेगा। मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी हो।
मिस्टर विवेक शर्मा, आप वो डायमंड सेट के न्यू डिज़ाइन दिखाने वाले थे। मिसेस जागृति ने बात को चालू रखते हुए कहा। मिस जीविका, प्लीज़ फाइल दो। वह बहुत ठंडे शब्दों में कहते उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया। यस सर, ये रही फाइल। और इस फाइल में मौजूद डिज़ाइन को चेक करते वहाँ मौजूद सब लोगों ने उनकी वाहवाही की। जीविका ने फ़ख्र से अपने कंधे को ऊंचा किया। आखिर को उसकी दिन रात की मेहनत थी और कुछ जोड़ तोड़ का काम उसके बॉस का भी तो था, पर वह सारा क्रेडिट उसे कहाँ ले जाने दे सकता था। मिस्टर विवेक शर्मा, हमें ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई है। आपके सारे डिज़ाइन बहुत पसंद आए हैं और ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है। हमें आपके साथ डील करने में कोई भी समस्या नहीं हुई। श्रीमती जागृति जानी मानी बिजनेसमैन थी। उनके हस्बैंड का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। 36 साल की नाजुक सी औरत थी। भगवान ने उनको कोई औलाद नहीं दी थी, लेकिन दौलत बहुत दी थी। पति के बिजनेस को 4 चांद भी लगा रही थी और मिस्टर विवेक शर्मा पर कुछ ज़्यादा ही फिदा थी। मिस्टर विवेक शर्मा मुस्कुराए और ये मुस्कुराहट कुछ लोगों के लिए ही होती थी। उसकी ये मुस्कुराहट जीविका जानवी को तो उस वक्त जहर लग रही थी। मीटिंग का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मिस जीविका, मेरे ऑफिस में आइए। अब वो बाकी सबसे एक्सक्यूज़ करता, जीविका से कहता, वहाँ से बाहर निकल गया। अब तो मेरी सामत आ गई। मजाल है कि ये विवेक शर्मा कभी खुश हो जाए। वह दबे दबे कदमों से विवेक शर्मा के ऑफिस में दाखिल हुई। मिस जीविका, आपको कोई एहसास है कि आपकी वजह से आज की मीटिंग पूरे 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई है? वह बहुत गुस्सा और तेज आवाज़ में बोला। सर, मीटिंग कामयाब भी तो मेरी वजह से हुई है ना। और वह खुद की तारीफ करती बोली तो विवेक शर्मा झट से बोला, आपकी वजह से कामयाब हुई है, बाकी यहाँ क्या सब झक मारने आते हैं? वह उससे सारा क्रेडिट लेता आग बबूला हुआ। सर, आप इस कंपनी के बॉस हैं, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि ऑफिस में ऑफिस के लिए कौन सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर विवेक शर्मा ने उसे दांत चबाते टोका था। ओके सर, वह भी अच्छी बच्ची की तरह सर झुकाए मुस्कुरा दी। मैं आपकी ये लापरवाही और एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको वक्त की कीमत का पता होना चाहिए। हर हाल में समझिए आप। वह मीटिंग की कामयाबी के बाद भी उस पर भड़क रहा था। बहुत ही खड़ूस बंदा है ये विवेक शर्मा। तारीफ का तो एक शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन बेइज्जती करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो नितिन के बच्चे, 1 कप कॉफ़ी लेकर आ। अपनी सीट पर बैठी पियून को बोली, जो अभी शायद 15 साल का लड़का था। उसको नितिन का बच्चा कहने पर वह अच्छा खासा चिढ़ गया था। करीबन ऑफिस में मौजूद सब लोगों की उसने अलग अलग नाम रखे हुए थे और सभी उसके इस बात पर उससे बहुत चिढ़ते थे, पर वह फिर भी बाज नहीं आती थी। मैं नितिन नहीं हूँ, शादी नहीं हुई मेरी और बच्चे भी नहीं हैं, तो मुझे नितिन कहकर ही बुलाया करो मैडम। वह उसके सामने टेबल पर कॉफ़ी रखता चिढ़कर बोलता वापस मुड़ा। लो जी, बॉस तो बॉस, यहाँ प्यून के भी पर लगे हैं। मैंने कोई इसके लिए गाली निकाली है जो मुंह बना रहा है? वह लैपटॉप खोले उस पर सारे डिज़ाइन को अब मर्ज कर रही थी। काफ़ी दिमाग खपाई का काम था और उस बीच में 3 कॉफ़ी के मग वो पी चुकी थी। नितिन एक कॉफ़ी का मग और लाओ और फिर से लैपटॉप पर नज़रें जमाई वहीं से लंबी लंबी बातें छोड़ रही थी। ऑफिस के दरवाजे से निकलते मिस्टर विवेक शर्मा ने उसकी हाँकी हुई आवाज़ सुनी थी और उसका ये फिजूल एटीट्यूड तो विवेक शर्मा को बहुत गुस्सा दिला रही थी। सब विवेक शर्मा को देखते अपने अपने कामों में जुट गए थे। हाँ, यहाँ कॉफ़ी रख दो। मिस्टर विवेक को नितिन समझती बिना उसके तरफ देखती बोली, जीविका, ये आपके बाप का होटल नहीं जहां आप यूं बैठकर जाहिलों की तरह अपनी बकवास करेंगी। अचानक से विवेक शर्मा की आवाज़ सुनती वह सर उठाकर उसको देखने लगी और फिर झट से उठ खड़ी हुई। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। ये ऑफिस है और ऑफिस में तमीज़ और लिहाज रखकर काम किया जाता है और मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपना एटीट्यूड चेंज कर लो। और नितिन, उनकी कॉफ़ी आज के बाद से बंद है। वह सख्त गुस्से भरी नज़रों से जीविका को घूरता वहाँ से आगे बढ़ा। आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं फिर भी सॉरी नहीं बोलूँगी। उसका सब थोड़ा धीमा था, सिर्फ एक बात गलत थी। अब की बार थोड़ा वह नॉर्मल हुआ। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और जब पिता मर जाते हैं तब सबसे ज़्यादा कमी बेटियों को ही महसूस होती है। वह दुखी दिल से बोलती सबको दुखी कर गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वह अपनी बात कहते बहुत चुप्पी से वापस अपनी सीट पर बैठी अपना काम करने में मगन हो गई। विवेक शर्मा ने एक नज़र उसे देखा जो अपने आंसू अपने अंदर उतारने की नाकाम कोशिश करती लैपटॉप पर नज़रें जमाए हुई थी। वह सर झटकता वहाँ से चला गया, लेकिन अब वहाँ एक और चुप्पी का राज था जो अब शायद हमेशा रहने वाली थी। घर के अंदर दाखिल हुई तो 6 साल के तरुण ने भागकर उसे गले से लगाया था। मैंने आपको बहुत मिस किया, ये देखिए मुझे स्टार मिला है। वह 6 साल का बच्चा खुशी से जीविका को बता रहा था।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल आसमान पर नजर आने वाले स्टार की तरह है। यस आंटी, बट वे तो साइन करते हैं, ये तो साइन नहीं कर रहा। तरुण ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, इस पर जब कलर करेंगे ना तो ये भी वैसे ही साइन करने लगेगा। और उसका गाल चूमती बोली, मम्मी कहाँ हैं? अब ज्योतिका का वह पूछ रहा था। वह तो रूम में है, किसी से मोबाइल पर बात कर रही हैं। वह मुंह बनाते बोला, शायद कोई ज़रूरी बात हो। चलो आ जाओ, हम किचन में चलते हैं और देखते हैं खाने में आज दीदी ने क्या बनाया है। एक बाउल से पनीर उठाकर चेक करती चेहरे पर स्माइल आई। ओहो, कढ़ाई पनीर, अब तो मुझे सही में भूख लगी है। वह उसे अपने साथ चेयर पर बिठाती खाना खिलाने लगी। बातों बातों में उसे पेट भरकर खाना खिला चुकी थी। सॉरी बच्चों, मेरी मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। ज्योतिका ने बाहर आते डाइनिंग टेबल पर बैठते दोनों से माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, अब तो हमें आदत पड़ गई है। आप तो हमेशा ऐसे करती हैं, जीविका ने रूठे हुए अंदाज में कहा। तरुण ने झट से कहा, नहीं मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी जान। ज्योतिका ने उसके गाल पर प्यार किया। क्या बात है, आज मेरा लाउड स्पीकर कुछ ज़्यादा उदास उदास लग रहा है। कोई बात हुई है क्या? ज्योतिका आज जीविका को मामूली से हटकर चुप देखती पूछ बैठी थी। मुझे क्या होना है, वह जो हमारे ऑफिस का बॉस खड़ूस आदमी विवेक शर्मा। ज्योतिका ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई तो ज्योतिका ने गहरी सांस भरी। बस जब देखो मेरी हर बात में नुक्स निकालता रहता है। मजाल है कि तारीफ का कोई एक शब्द भी बोल दे। अब कल मेरी वजह से मीटिंग बिल्कुल कामयाब रही, इतना फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी जीविका ही बुरी है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में विवेक शर्मा ने मेरी कॉफ़ी ही बंद करवा दी। अब वो उसकी शिकायतें कर रही थी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। बिना कॉफ़ी के तो जीविका तो हिल भी नहीं सकती और चल भी नहीं सकती। वह विवेक शर्मा तो अपनी कंपनी के साथ जुल्म करेगा। खैर मैं कौन सा कम हूँ, मैंने भी जुगाड़ निकाल लिया है। जीविका शैतानी हंसी हंसती उठी थी। और ये हंसी तो ज्योतिका के जीने की असल वजह थी, वरना जो कुछ जिंदगी में वो खो चुकी थी उसे यही लगा था वह दोबारा कभी जी नहीं पाएगी। पर उसकी जिंदगी ही जीविका और तरुण थे। वह मुस्कुराकर सुकून का गहरा सांस भर गई। इधर ऑफिस में मिस जीविका, ये क्या है? पुलकित शर्मा ने हैरानी से उससे पूछा, जो थर्मस एक साइड पर रखती मजे से अपनी सीट पर बैठती। बड़ा थर्मस आपको नजर नहीं आ रहा? बंटी के पापा, पुलकित शर्मा के बेटे का नाम बंटी था। उनकी वाइफ उन्हें बंटी के पापा ही कहकर बुलाती थी। और एक बार उनके घर दावत पर जाने पर सबको ये बात पता लग गई थी। बाकी किसी ने ये खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जीविका से वह बच न सके। अब जब भी उनसे बात करती बंटी के पापा कहकर ही बुलाती थी और वो बहुत गुस्सा खाकर रह जाता। हद में रहा करो, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो आप मिस जीविका। वह अपना चश्मा ठीक करते हुए गुस्से भरे अंदाज में बोले, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको बुलाने की? आप ही यहाँ मेरी गलतियाँ निकालने पहुँच गए थे। वे मज़े से थर्मस में से कॉफ़ी निकाल रही थी तो मिस चमचे, इसका मतलब मिस जीविका घर से ही अपनी कॉफ़ी लेकर आई है। सुना सबने? क्योंकि ऑफिस के तरफ से तो इनकी कॉफ़ी बंद हो गई है। पुलकित जीविका के टेबल के पास आते उसका मजाक उड़ाते गुस्से से भरे शब्दों में कहा। जीविका ने गुस्से से अपने होंठ बीछे। खुद को स्टाफ से बदतमीजी करने पर रोको। सबसे यहाँ बदतमीजी करती हो, सबके अलग नाम रखती हो। ऋतिक सर, ऋतिक उस ऑफिस का मैनेजर था। मैं कुछ अलग नहीं कहती, मैं उनसे उन्हीं के जुबान में बात करती हूँ। तो विवेक शर्मा को मेरा एटीट्यूड नज़र आ जाता है, लेकिन इन सब की जुबान नज़र नहीं आती। वह मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती ऋतिक के तरफ मुड़ गई। अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गई है मिस्टर ऋतिक, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे बहुत काम है। वह मुस्कुराकर कहती, हर शब्द गुस्से से बोली। बहुत बदतमीज लड़की है। वह गुस्से से पैर पटकता वहाँ से अपनी जगह पर जा बैठा। और नितिन के बच्चे पानी पिला। अचानक से जीविका ने नितिन को छेड़ा। वह जो हैरानी से ये सब समझाने की कोशिश कर रहा था, जीविका ने उसे बुरी तरह से चौंका दिया। लगता है सर से कहकर आपकी कॉफ़ी के साथ पानी भी बंद करवाना पड़ेगा। नितिन ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ हाँ, बंद ही करवा देना प्लीज़, मैं फिर प्यासी मर जाऊंगी। वह एक्टिंग करते खिलखिलाकर हंसती थी। तभी विवेक शर्मा की एंट्री हुई। सभी अलर्ट होकर बैठे थे। विवेक शर्मा जीविका के पास से जाते एक उचटती निगाह उसके टेबल पर डाली और माथे पर बल डाले अंदर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। और थोड़ी ही देर में नितिन की वहां एंट्री हुई। उससे जीविका की कॉफ़ी का सवाल हुआ तो उसने 1 की 4 लगाकर विवेक शर्मा को बताया और फिर जीविका को बुलवाया गया। सर, वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में विवेक शर्मा के सामने खड़ी थी। किसकी परमिशन से आप घर से कॉफ़ी लेकर आई हैं? सर, कॉफ़ी नहीं, ये कॉफ़ी का थर्मस है। मतलब ये जो जग की तरह होता है ना, बाहर से ठंडा अंदर से गर्म, उसमें। मैंने आपसे जो पूछा पहले उसका जवाब दो। वह अपना होंठ भींच गया। सर, अब आपने ही मना किया है, ऑफिस से कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो।
वह मुंह बनाते बोली, मिस जीविका, ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीना अलाउड नहीं, ये मैंने कल सबको साफ साफ कह चुका हूँ। वह अपनी बात पर जोर देता उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो ज़रूरत से ज़्यादा ही जुबान चलाती थी। सर, फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बिना कॉफ़ी के तो मेरा दिमाग भी नहीं चलता, और कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो काम कैसे करूँगी? फिर तो मैं हर काम में ज़ीरो हो जाऊँगी। आप वैसे भी मुझे हर काम में ज़ीरो ही समझते हैं। अचानक से उसकी बात पर विवेक शर्मा की आवाज़ गूंजी तो उसने अपनी घनी पलकें उठाती उस आदमी को देखा जिसने आज तक कभी उसके अच्छे बातों के लिए उसे क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि जीविका उस ऑफिस के लिए मेन इंजीनियर डिज़ाइनर थी और उसके डिज़ाइन हमेशा ही सिलेक्ट होते थे, लेकिन कभी उसे इस बात की क्रेडिट नहीं दी गई थी। लेकिन बेइज्जत करना नहीं भूलता था, पर चाहे अकेले में हो या सबके सामने। एकदम उसकी आंखें नम हुई थी। मैं जाऊं सर? अब उसे वहां खड़ा रहना बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे 1 मिनट में आपके टेबल साफ चाहिए। अगर कॉफ़ी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती तो या तो घर जाकर पियो या फिर ऑफिस से बाहर बैठकर पियो, समझी आप? वह उसे गुस्से भरी अंदाज से घूरते अपनी बात खत्म कर गया। वह बड़ी मुश्किल से कहती वहां से बाहर निकली। उसका यूं चुपचाप बाहर निकल जाना वह भी विवेक शर्मा को हजम नहीं हुआ था। बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर थी, पर वो बहुत कलाकार थी। उसने अपने उमड़ते आंसू छुपाए थे। कमीना स्टाफ डैश डैश, विवेक शर्मा मुझे ही मिलना था। सानू सर कितने अच्छे थे, मुझे बेटियों की तरह ट्रीट करते थे। वह अपनी सीट पर बैठते टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती बोलती, 6 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद ही विवेक शर्मा ने ये कंपनी ज्वाइन की थी। मुंह मोड़कर नितिन को देखने लगी। ओ नितिन के बच्चे, जाओ ये थर्मस खाली करके ले आओ जल्दी, वह उसे ऑर्डर दे रही थी। इस बार तो नितिन भी अपना मुस्कुराता चेहरा बनाए उठा, जैसे उसका फेवरेट काम करने को कहा गया हो। अब जीविका थी, अपने काम को वह जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रही थी। इतना रायता फैला रही थी, खुद पर सब्र करते हुए छुट्टी के टाइम जल्दी निकलकर खड़ी हुई। घर जाते सबसे पहले कॉफ़ी पी ताकि कुछ दिमाग खुल सके। कुछ काम उठाकर वह घर पर ले आई थी। अब रात भर बैठकर वह काम करती रही। सुबह ऑफिस से फिर से लेट हो गई। विवेक शर्मा ने फिर से उसकी क्लास लगाई थी। उसकी जिंदगी बस कॉफ़ी, काम और विवेक शर्मा की डांट उसके आसपास ही घूमती रहती थी कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक बवाल आया, जो उसके ऑफिस में एक नए मेंबर की बढ़ोतरी हुई, मिस्टर उज्जैन। वह अपने पापा की पोजीशन पर आया था। उसके पापा को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। अब वह और ज़्यादा कंटिन्यू काम नहीं कर सकते थे और घर का खर्चा भी उन्होंने ही संभालना था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर उनके बेटे उज्जैन को जॉब दी गई थी, जो जीविका को एक आंख नहीं भाता था। उसके देखने का अंदाज भी आवारा लड़कों जैसा था, बात करने का भी। पहले स्टाफ क्या कम खराब था जो अब ये और नमूना आ गया। बस इसी की कमी थी। जीविका कैसी हो, अभी वे आकर बैठी ही थी कि वह उसकी सीट के पास खड़ा हुआ। वैसे ही जैसे कल थी, जैसे परसों थी, मैं बदलती नहीं मिस्टर उज्जैन। वह उसे गुस्से से मुस्कान के साथ कहती। अपना लैपटॉप ऑन कर गई। अपनी हद में रहो, कुछ ज़्यादा ही जुबान चलती है तुम्हारी। वह गुस्से से उसका लैपटॉप जोर से बंद कर गया। जीविका ने मुंह खोला, हैरानी से उसे देखा। वह कैसे उसका इतना महंगा लैपटॉप यूं बंद कर सकता था? भले कंपनी ने उसे दिया था, पर था तो उसका इस तरह की बदतमीजी पर हैरान रह गई थी। उसको गुस्से से देखती बोली, हेलो उज्जैन, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ जल्दी से, और तुम्हारी शक्ल यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, वरना दूंगी एक रखकर कि होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। वह अपनी जगह से खड़ी होती लड़ने मरने को तैयार हो गई। बहुत ही घटिया और बदतमीज लड़की हो तुम, मेरे मुंह मत लगो। उज्जैन उसकी कलाई मोड़ गया तो जीविका का हाथ उस पर उठा। अगले पल उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ा था। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया और कुछ ही देर में उन दोनों को विवेक शर्मा के ऑफिस में बुलाया गया। दोनों ही उसके सामने खड़े थे। उज्जैन बुरी तरह से गुस्सा कर रहा था। उसे एक लड़की ने पूरे ऑफिस के सामने थप्पड़ मारा था। उसकी इज्जत का सवाल था। वह किसी हाल में उस लड़की से बदला चाहता था। मिस जीविका, आपने उज्जैन को थप्पड़ क्यों मारा? आपका दिमाग खराब हो गया है? पहले तो बातों की हद तक आपने सबको तंग कर रखा है। यह आपकी शिकायत पहले ऑफिस में आ चुकी है, लेकिन अब आपने हाथापाई शुरू कर दी है। सर, गलती इसी की है। वह सर झुकाए तेज शब्दों में बोली, गलती क्या है? क्या इस सब के बावजूद आपको लगता है आपको उन पर हाथ उठाना चाहिए था? जी सर, वह दांत पीसते बोली। सर देख लीजिए इस लड़की को, इसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं। पूरे स्टाफ के सामने उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। अपनी सफाई में बोली, मिस्टर उज्जैन मुझे बात करने दो, आप चुप रहो। मिस जीविका, मुझे आपके इस एटीट्यूड से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको पूरे स्टाफ से ही समस्या है। माफ़ी मांगो मिस्टर उज्जैन से। वह थोड़े गुस्से में बोला, लेकिन धीरे बोला था। सर, उन्होंने जो किया उन्हें एक नहीं 100 थप्पड़ मारने चाहिए थे। कृपा है भगवान की, मैंने एक ही मारा है। मिस जीविका वह गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में बहुत तिलमिलाहट थी।
वो फिर कमरे में हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी हो गई। माफी मांगो जल्दी, वो बॉस के एटीट्यूड में बोला। जीविका ने एक नज़र उज्जैन को देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था, उसे देख रहा था। नहीं मांगूंगी सर। वह भी आज जिद में आ गई थी। विवेक शर्मा ने अपने होंठ बीछे, उसे देखा और उसके तरफ बढ़ा। वह जानता था उस लड़की को जॉब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में ये जॉब उसका एकमात्र सहारा था। माफ़ी मांगिए मिस जीविका, वरना आपको इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। वह उसके पास आता बिना पलक झपकाए गुस्से भरी अंदाज में बोला। जीविका ने अजीब नज़रों से उसे देखा था। उसे जॉब से निकालने की बात कर रहा था। वह पिछले 1 साल से उस कंपनी में जुड़ी हुई थी और उस कंपनी को अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया था। दिल लगाकर मेहनत से काम कर रही थी, कभी आनाकानी नहीं की। बाकी स्टाफ की तरह वह अपने काम को फ़र्ज समझकर करती थी, जॉब समझकर नहीं। यहाँ तक कि रोज़ बेइज्जती भी करवा रही थी, लेकिन फिर भी अपने काम के साथ बड़ी ईमानदार थी। और आज उसे एक नए एम्प्लॉय की वजह से उसे निकालने की धमकी दी जा रही थी। सर, ये बहुत ज्यादती है, वह बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। माफ़ी या जॉब से रिजाइन। वह उसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। जीविका का दिल दुख से भर रहा था। ये दुनिया ईमानदार लोगों के लिए नहीं बनी थी। सर, आपको पता है इस लड़के ने क्या किया है? मिस जीविका, नो एक्सक्यूज, बस अभी माफ़ी मांगो, उसकी बात काटते बोला। जीविका ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया। उसकी नाजुक गुलाबी होंठ पर लाली छलकने लगी। बहुत मुश्किल से आंसू पिए और उसने उज्जैन के तरफ देखा, जो बहुत फख्र से उसे ही देख रहा था। आई एम सॉरी, वह सांस रोककर बोली, लेकिन एक भी आंसू बहने नहीं दिया था। पर मुट्ठियां जितनी जोर से बंद की थी, विवेक शर्मा ने बखूबी देखी थी। थप्पड़ उसके सामने मारा, पर सॉरी यहाँ अकेले में। खैर, सर की वजह से मैं चुप हो गया। उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, कोई बात नहीं। उज्जैन, यू गो नाउ। उसकी लंबी चौड़ी भाषण पर विवेक शर्मा ने बिना उसके तरफ देखे वहां से जाने को कहा, क्योंकि नजरें तो सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की पर थी जो किसी भी वक्त आंसू छलकाने को तैयार बैठी थी। वह चुप से बाहर चला गया तो जीविका ने भी कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए तो विवेक शर्मा ने उसे रोका। वह आंसू हलक में ही उतार गई। लास्ट वार्निंग है, आज के बाद अगर आपकी कोई भी शिकायत आई तो बिना वार्निंग के इस ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनती बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाती बाहर निकल गई, जहां उज्जैन फकर से सबको बता रहा था जीविका ने उससे माफ़ी मांगी है। अगर माफ़ी ना मांगती तो जॉब से निकाल दिया जाता। क्या जीविका ये सच बोल रहा है? तुमने उससे माफ़ी मांगी है? स्टाफ ने उसके पास आते दुखी से कहा। जीविका चुप रही और अपना लैपटॉप ऑन किया, लेकिन वह चल नहीं रहा था। उसे उज्जैन ने इतनी ज़ोर से बंद किया था, उसकी स्क्रीन पर भी खरोच आ गया था और अब वह बार बार बिलिंग कर रहा था। जीविका बहुत परेशान हो गई। उसका सारा डाटा उसी में था और ये चल ही नहीं रहा था। तुम्हें सर को बताना चाहिए था, उस बदतमीज ने तुम्हारी कलाई मोड़ी थी। जानवी प्लीज, मुझे अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, मुझे परेशानी हो रही है। वह उसकी बात काटते बोली। ध्यान से करो, हो जाएगा। नहीं हो रहा ना? ये देखो, उस कमीने उज्जैन ने इतनी जोर से इसे बंद किया है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। अब क्या होगा? जीविका भी अब बहुत परेशान हो गई थी। अब क्या होगा? जानवी भी उसके लिए परेशान हो गई थी। क्या एक दिन के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे सकती हो? मैं अपनी जीमेल से फ़ाइल निकाल लेती हूँ। मुझे आज ही वो फाइल सर को सेंड करनी है, बाकी फिर घर जाकर उसे ठीक करवा लूँगी। जीविका ने गहरी सांस भरते कहा तो जानवी ने उसे अपना लैपटॉप दे दिया। तुम्हें सर से कंप्लेन करनी चाहिए, जानवी ने धीरे से कहा। जीविका ने दुख से सर झटका। विवेक शर्मा ने तो मेरी कोई बात सुनने से ही मना कर दिया है। अब सब कुछ भुलाते अपना काम करती रही। कुछ काम उसे डबल करना पड़ा, क्योंकि वह अपने लैपटॉप पर पहले कर चुकी थी। इस बीच उसने दिन का लंच भी स्किप कर दिया। सब ने लंच किया पर उसने लंच भी नहीं किया। वह पागलों की तरह काम करती रही। सच और लगन उस लड़की की पहचान थी। शाम तक उसकी फाइल पूरी तैयार हो गई थी। जीविका, ऑफिस में छुट्टी हो गई है, सब जा चुके हैं, तुम्हें भी अब चलना चाहिए। यार, बस थोड़ा सा काम रह गया है, फाइल सेंड करके ही उठूंगी, वरना अगर यहीं छोड़ा तो सब कुछ फिर से भूल जाऊंगी। अभी एक सुर ताल बना हुआ है, जल्दी हो जाएगा। जानवी मुस्कुराकर बोली थी। चलो ठीक है, लैपटॉप तुम अपने पास रख लेना, कल ले लूंगी तुमसे। जानवी ने उसे बाय बोलते अपने घर की राह पकड़ ली थी। जीविका ने गहरी सांस भरी। बिना कुछ पिए, बिना कुछ खाए काम करना बहुत मुश्किल था, पर उस वक्त उसे कुछ भी करके काम पूरा करना था। वह घर पर मैसेज करके ज्योतिका को लेट आने का बता चुकी थी। उसे जल्द से जल्द काम पूरा करके अपना लैपटॉप भी ठीक करवाना था। हे भगवान, उस उज्जैन के बच्चे ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। तुम जैसे लोग इस धरती का बोझ होते हैं। वह काम करते उसे कोसती हुई जा रही थी। रात के 8 बज रहे थे जब विवेक शर्मा को एक मेल मिली। उस वक्त ऑफिस में ही था
और अब निकलने ही वाला था। जीविका की तरफ से आई मेल देखने लगा। वह बहुत अच्छे तरीके से फाइल तैयार करके भेजी गई थी। दिल ही दिल में वह उसके काम को सराहता। अब घर जाने के लिए उठा था। जीविका सारा काम पूरा करती जल्दी से अपने केबिन की तरफ लैपटॉप भी उठाई थी। जीविका मैडम, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, ये लैपटॉप लेकर जाओगी तो भीग जाओगी। गार्ड अंकल ने उसे लैपटॉप हाथ में उठाए देखा तो कहा, हे भगवान अंकल, ये बारिश कब शुरू हुई, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा था। वह अब लैपटॉप को एक पन्नी में छुपाकर ले जाने का सोच रही थी। बारिश से बचना भी था और उसे ठीक भी तो करवाना था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, बस उसे लैपटॉप ठीक करवाना था और वह जानती थी कि उसकी आधी तनख्वाह उसी में ही चली जानी थी। वह लैपटॉप वहाँ स्टोर रूम से एक बैग निकालती, उसमें डालती, उसे कंधे पर लटका गई और जल्दी से लिफ्ट के तरफ बढ़ी जहाँ विवेक शर्मा पहले से मौजूद थे। उसे ऑफिस में अब तक देख वह अपनी कलाई पर पहनी घड़ी पर वक्त देखने लगा जहाँ 9 बजने वाले थे। जीविका ने उसे एक नज़र देखे फिर नज़रअंदाज कर दिया। वह दिल ही दिल में उससे भी गुस्सा थी। मिस जीविका, ये कौन सा वक्त है घर जाने का? वह थोड़ा गुस्से में बोला। काम ज़्यादा था। वह धीमे शब्दों में जवाब देती सर झुकाए खड़ी रही। मेरे ख्याल में ये कंपनी आपके कंधों पर नहीं चलती। सबको बराबर काम दिया जाता है, किसी को ज़्यादा कम नहीं दिया जाता। वह उसकी बात पर अपना होंठ भींचता बोला, सर मेरी वजह से काम ज़्यादा हो गया था, मैंने कंपनी को ब्लेम नहीं किया। वह लिफ्ट के नंबर देखती धीमे शब्दों में बोली, जब काम से ज़्यादा ध्यान ऊटपटांग बातों की तरफ होगा तो ऐसे ही लेट रहोगी। विवेक शर्मा फिर से उसे ताना मार गया। लिफ्ट खुल चुकी थी। सर मैंने आपको किसी तरह की शिकायत नहीं की। आप मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से काम कर रही थी। सर नमस्ते। वह बिना उसके और ज़्यादा जवाब सुने वह बाहर निकलती तेज कदमों से मेन गेट की तरफ भागी थी। उसके इतने तीखे जवाब पर विवेक शर्मा उसे घूर कर रह गया। वह गाड़ी रोड पर निकाल कर लाया तो वह पागल बारिश में खड़ी एक तरफ देखती जा रही थी, जबकि बैग को उसने अपने दुपट्टे के नीचे छुपा रखा था। और कोई होता तो बैग सर पर रखकर उससे बचने की कोशिश करता। अजीब लड़की है। वह उसके करीब गाड़ी रोक गया। मिस जीविका, गाड़ी में बैठ जाइए। वह उसको भीगता देखकर उसके कपड़ों से उसके जिस्म को झांकता देखा तो वह नजरें चुराता गाड़ी का शीशा नीचे करता बोला, नहीं सर आप जाइए, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। वह ऊंची आवाज़ में बोलती अपना मुंह रोड पर कर गई जहाँ इस वक्त कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था। ये ऐसे नहीं सुनेंगी। वह खुद गाड़ी से नीचे उतरता, उसे गाड़ी में लाया। सर आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अब वह अपने आप को देखती जल्दी से बोली, मिस जीविका, मैं भी भीग गया हूँ आपकी वजह से, इसलिए अब आप चुप रहें। वह गाड़ी स्टार्ट कर गया। कुछ पल चुप्पी रही। वह दुपट्टे से अपना चेहरा साफ कर रही थी। जब विवेक शर्मा ने उसकी तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाए थे उसने चुप से ले लिए। आपकी अपनी गाड़ी कहाँ है? वह खराब है, छोटा सा जवाब आया। ठीक क्यों नहीं करवाई? अभी तक मुंह में ही कुछ बड़बड़ाई थी, कुछ दिनों में हो जाएगी। आपने ऐसे ही तकलीफ उठाई सर। उसके तरफ देखती गंभीर शब्दों में बोली। विवेक शर्मा ने अपने होंठ भींचते, इस बैग में क्या है? आखिर विवेक शर्मा ने पूछ ही लिया था। सर कुछ चोरी करके नहीं ले जा रही, डोंट वेरी। वह गुस्से से मुस्कुराई थी। आपको आदत है हर बात का उल्टा जवाब देने की। वह माथे पर बल डाले बोला, लैपटॉप है, धीरे से जवाब आया। मतलब आप ऑफिस का लैपटॉप घर लेकर जा रही हैं? वह उसकी तरफ मुड़ी, ठीक करवाना है इसे, ये चल नहीं रहा। सारा दिन मैंने जानवी के लैपटॉप पर काम किया, मेरा सारा डाटा उसी में है। क्या करूं सर? फिर वह अब की बार थोड़ा गंभीरता से बोला, खराब कैसे हुआ? वह सर झटक गई। जिसको आपने सॉरी बुलवाया था उसी उज्जैन ने खराब किया है। वह अब रूठे अंदाज में बोली। कुछ पल वहाँ चुप्पी छा गई। इसलिए उसे थप्पड़ मारा था? अगला सवाल आया। नहीं, उसने मेरी कलाई मोड़ी थी। अब की बार बोलती विवेक शर्मा को उसका सब थोड़ा रुंधा हुआ महसूस हुआ। उसने झटके से गाड़ी रोकी। तुम ठीक हो? तुम सच कह रही हो? सच में सर। क्या आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? इस लैपटॉप को खोल कर देख लो। वह मुंह बनाते बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते बोला, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। बस एक ही बात बोली, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो बोल दिया। अब जानते थे मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए जो जी में आए बोल दो, बेइज्जती कर दो, बट नो, एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर देखना मैं कितनी ऊंची पोस्ट पर काम करूंगी। वो मुस्कुराकर फख्र से बोली, जबकि उसकी बात पर विवेक शर्मा लाजवाब हुआ। मुझे घर का एड्रेस बताइए, कितनी देर से मैं यूं ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा हूँ। थोड़ा गुस्से से बोला, सोनू के चश्मो चिराग। विवेक शर्मा, यहाँ से दाएं मोड़िए। वह ऑन स्क्रीन पर देखते मजे से बोल गई थी। बाद में मिस्टर विवेक शर्मा के घूरने पर जुबान दांतों तले दबा गई। मेरा मतलब है राइट ले लो सर। अब की बार वह धीमे और प्यार से बोली। गाड़ी उसके घर के पास रुकी थी। वह छींक मारती उस गाड़ी से उतरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है आप अंदर तो नहीं आएंगे। हमारा घर आपके स्टेटस से बहुत छोटा है।
लैपटॉप यहीं छोड़ दीजिए, मैं ठीक करवा दूंगा। नहीं सर, उसमें मेरा सारा डाटा है, कुछ नहीं होगा, छोड़ जाइए। नहीं, वह पर्सनल डाटा है, वह मुंह बनाते बोली। मैं ख्याल रख लूँगा, डोंट वरी। वह उसे तसल्ली दे रहा था। पक्का ना? वह फिर से बोली तो विवेक शर्मा ने उसे घूरा। ठीक है, भरोसा है आप पर, लेकिन आजकल शॉप वाले इसका मिस यूज़ करते हैं। मिस जीविका अंदर जाओ। वह उसकी बात को काट गया तो वह दिल बड़ा करती लैपटॉप उसे देने लगी। उसके अंदर जाते ही विवेक शर्मा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही जीविका कमरे के अंदर कदम रखा तो उसकी बहन ज्योतिका उस पर भड़क उठी। जीविका, ये वक्त है घर आने का। ज्योतिका ने उसे अंदर आते ही बहुत गुस्से से कहा था, सॉरी दीदी, काम करते इतनी देर हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला। और फिर बारिश ने, हे भगवान, आज ही होनी थी ये बारिश। बातें मत बनाओ, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा इतनी रात गए ऑफिस से घर आना। अगर मैनेज नहीं कर पाती तो छोड़ दो इस नौकरी को। मेरे बुटीक से इतना आ जाता है कि हम आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। वह उसे अच्छा खासा डांट रही थी। सच में दीदी, ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी। नाराज मत हो, आपकी इस झल्ली ने भी सुबह से नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया। ये देखिए, मेरा पेट मुझे बहुत बुरा भला कह रहा है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्यों नहीं खाया? सेहत खराब हो जाएगी। तो मत किया करो इतना काम। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम चेंज कर लो। वह उससे बोलती खुद किचन की तरफ चली गई और कल सुबह तक उसे अच्छा खासा बुखार चढ़ गया था। ज्योतिका ने उसे ऑफिस ना जाने दिया। उसने ऑफिस फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दी। मेडिसिन लेकर सारा दिन वह बिस्तर पर पड़ी रही। हे भगवान, मैं आज के बाद कभी बारिश में नहीं भीगूंगी। वह सुर्ख होती नाक के साथ उठ बैठी। उसके मोबाइल पर कोई मैसेज टोन बजी थी। उसने मंदी मंदी आंखों से देखा। सब ठीक है मिस जीविका, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हे भगवान, आज पहली बार विवेक शर्मा मुझे मैसेज कर रहा है, मेरी सही सलामती पूछ रहा है। अभी वो जवाब देती, दूसरी तरफ से कॉल आने लगी। जीविका ने घबराकर कॉल यस की। जी नमस्ते सर। वह भारी आवाज़ में बोलते विवेक शर्मा को बहुत अजीब लगी। लगता है बारिश में भीगना बहुत महंगा पड़ गया आपको। उसकी बात पर छींकी थी। बस सर, फ्लू हो गया है, कल तक ठीक हो जाऊंगी। ऑफिस नहीं आना जब तक पूरी तरह आराम नहीं आता। आप घर पर ही रुको, आपका लैपटॉप ठीक हो गया है, यही बताना था। धन्यवाद सर, दिल से बड़ी धन्यवाद की थी। घर भिजवा दूंगा। नहीं सर, मैं खुद कल आऊंगी ऑफिस में। जीविका, तुम आराम करो। वह कॉल बंद कर चुका था। विवेक शर्मा आज इतना मेहरबान कैसे हो गया? शाम तक तो वह काफ़ी ठीक महसूस कर रही थी। आज ज्योतिका बुटीक से काम ज़्यादा होने की वजह से अभी तक घर नहीं आई थी। तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुला। विवेक शर्मा का चेहरा देखकर डर सी गई। सर आप अंदर आ जाइए। वह उसके लिए फल फ्रूट भी लेकर आया था। सर, इसकी क्या ज़रूरत थी? एक कॉफ़ी का पैक ही ले आते, मैं उसमें ही खुश हो जाती। उसके मुंह से तेजी से निकला, जिस पर वह कनखियों से विवेक शर्मा को देखती धीमा सा मुस्कुरा दी। मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। रहने दीजिए, फिर कभी सही। अभी जल्दी में हूँ। वह उठकर खड़ा हुआ। साइड से एक बच्चा भागता हुआ आते जीविका के गले लगा। वह अभी अभी नींद से जागा था। दिन को जीविका ने उसे जबरदस्ती सुला दिया था। ओ मेरी जान, उठ गया। वह उसके गाल पर प्यार करने लगी, जबकि उसकी गुलाबी होठों का चुम्बन पर विवेक शर्मा अपनी निगाहें फेर गया। सर, ये मेरा भांजा है, समझ लीजिए, मेरी जान है। जीविका के शब्दों में प्यार ही प्यार झलक रहा था। आप अपने बहनोई के घर में रहती हैं? नहीं, न जाने क्यों विवेक शर्मा को बड़ा अजीब सा लगा। नहीं सर, ये मेरा घर है, मेरे पापा का घर है। ज्योतिका दीदी मेरी मौसी की लड़की हैं, सगी बहन नहीं, लेकिन सगों से भी बढ़कर प्यार करती हैं। उनके माता पिता की भी डेथ हो गई है। वो गांव से शहर हमारे पास आई और फिर पापा के मृत्यु के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन गए। वह बड़ी गम में होती बोली, आई एम सॉरी। और आपके बहनोई? वे दरवाजे पर ही खड़े खड़े न जाने उससे क्या कुछ जान लेना चाहता था। वह भी इस दुनिया में नहीं है। अब की बार वह बिना कोई असर दिखाए बोली। विवेक शर्मा जा चुके थे। जीविका ने तरुण के लिए फ्रेंच फ्राई बनाए। अब अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई। जैसे ही वह सुबह ऑफिस में दाखिल हुई, सबने उसे हैरान नज़रों से देखा। वह सबकी हैरान नज़रों को समझ न सकी। कुछ देर बीते कि उसकी निगाह उज्जैन की तरफ जा ठहरी, जिसकी एक कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। अब तो वह भी हैरान हुई थी। जानवी का उसका लैपटॉप वापस किया और इशारे से पूछा तो वह कंधे उचका दिए अपनी सीट पर वापस आकर बैठी। नितिन जल्दी से कॉफ़ी का मग लेकर आया। मैम, आपकी कॉफ़ी। उसको ऐसे कॉफ़ी लाते हुए देख वह हैरान हुई थी। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं नितिन के बच्चे? वह शक से देखती पूछने लगी। उफ, मैं क्यों मिलाने लगा, मुझे इस ऑफिस में रहना है। गुड। जीविका ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने काम में व्यस्त हो गई, जबकि आज वह किसी नज़रों के फोकस में थी।
क्योंकि ऑफिस में सब तरफ कैमरे लगे हुए थे और ये बात वे जानती तक नहीं थी। कुछ दिन के बाद एक पार्टी थी। कंपनी की तरफ से बनाए गए न्यू सेट लॉन्च हो रहे थे। सभी उसी तैयारी में बिजी थे। किसी को कान खुजाने तक की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, लेकिन विवेक शर्मा के ऑर्डर पर सभी वक्त पर घर जा रहे थे। एक्स्ट्रा टाइम लगाने से सबको मना किया गया था, पर जीविका ही क्या जो किसी की सुन ले, और काम के वक्त आसपास का होश भुला देती थी कि तभी उसकी टेबल के पास कोई आया। उसने देखा नहीं, बस महसूस किया। नितिन के बच्चे, कॉफ़ी तो पिलाओ, बिना देखे बोली थी मिस जीविका। अचानक से विवेक शर्मा की आवाज़ सुनती वो बुरी तरह से चौंकी और घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वह जो सर झुकाकर उसके पास खड़ा था, दोनों का सर बुरी तरह से टकराया था। अब वो माथे को पकड़े गुस्से से देखकर बोला, आप अभी तक घर क्यों नहीं गई? वह भी गुस्से में पूछ रहा था। बस सर जा रही थी, काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और जल्दी सामान समेटने लगी। दोनों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाए। विवेक शर्मा ने उसे रोका। आपका माथा लाल हो रहा है, मेरे साथ चलिए। लेकिन सर, वह बोलता अपनी केबिन में चला गया तो जल्दी जीविका को उसके पीछे जाना पड़ा। जहां वह क्रीम निकाले उसे एक सोफे पर बिठाते उसके माथे पर लगाने लगा। एक बात पूछूं मिस जीविका आपसे? न जाने वह इतने घूर कर उसे क्यों देख रहा था। उसके देखने पर जीविका थोड़ी पजल हो रही थी। जी पूछ लीजिए। उज्जैन ने आपकी कलाई पकड़ी तो आपने उसे थप्पड़ मार दिया, पर उसी रात मैंने भी तो आपकी कलाई पकड़ी थी जब गाड़ी में बिठाया था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? वह क्रीम का टोपी बंद करते धीमे शब्दों में पूछ रहा था। सर, आप क्यों खुद को उस गधे से मिला रहे हैं? वह तो एक नंबर का आवारा लड़का है। पहले दिन से जहर लगता था मुझे। उसके साथ चलती हुई लिफ्ट तक आई थी, उसने मेरी कलाई पकड़ी ही नहीं थी, मोड़ दी थी। पकड़ता तो भी थप्पड़ ही खाता सर। और ये सब नीयत की बात है। आपने गलत नीयत से मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया था। ये जो लड़कियां होती हैं ना, सामने वाली की नीयत को अच्छे से समझ जाती हैं। एकदम से विवेक शर्मा उसके सामने आते उसकी तरफ बढ़े कि वो पीछे दीवार के साथ जा लगी। अभी क्या कहना चाहोगी आप मेरी नीयत के बारे में? वह उसके दोनों तरफ हाथ रखता उसे डरा गया। एक पल को जीविका का सांस रुका था, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ सर, आप खड़ूस हैं, गुस्से वाले हैं, लेकिन आप कैरेक्टर लेस नहीं हैं। आप औरतों की इज्जत करना जानते हैं। उसकी बात पर विवेक शर्मा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था और वो पीछे हट गया। आपको मुझसे डर नहीं लगता? न जाने किस एहसास के साथ वह पूछ रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सर, वह दिल से कह रही थी। और विवेक शर्मा सोच रहा था कि उस लड़की को अब वो प्रपोज कैसे करे जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। ठीक है सर, नमस्ते। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही वह भी अपनी गाड़ी रास्ते पर ले आया। उसके अगले ही दिन फंक्शन हुआ था। वह भी बहुत बेस्ट रहा। पूरा ऑफिस स्टाफ उस वक्त खुश था। यूनिट की कामयाबी के लिए स्पेशल जीविका का नाम बुलाया गया था और उसे अवार्ड भी दिया गया था। पूरे स्टाफ को बोनस भी मिल रहा था और स्टाफ उस दिन काफ़ी लेट घर निकले थे। जीविका जैसे ही लिफ्ट में दाखिल हुई, एकदम उज्जैन उसी लिफ्ट में दाखिल हो गया। उसे देखते जीविका अपना मुंह फेरते मोबाइल में बिजी हो गई। वह अपनी कामयाबी का ज्योतिका को बता रही थी कि एकदम उज्जैन ने उसे पीछे से धक्का दिया और उसके हाथ से मोबाइल झट से नीचे गिर गया। क्या बदतमीजी है! वह गुस्सा हुई। उज्जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। वह उसके तरफ बढ़ता, उसका चेहरा जबरदस्ती थाम गया। उसे पीछे की तरह करता दीवार के साथ लगाया था। उसके होंठों पर झुका था। जीविका ने पूरा जोर लगाते उसे खुद से दूर किया और खुद दूर होती उसे घूरती हुई नज़रों से देखने लगी। उसके शब्द हलक में ही अटक गए थे। वह उसके साथ ऐसी हरकत करेगा, उसे यकीन नहीं आया। जल्दी से मोबाइल उठाया जहां विवेक शर्मा का कॉल पहले से आ रहा था। कॉल यस करती, विवेक प्लीज हेल्प मी। वह उसके डरे हुए शब्दों में कहे गए शब्द सुनते विवेक शर्मा को लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। क्या तुम ठीक हो जीविका? वह बड़ी बेचैनी से पूछता अपने ऑफिस से निकला। इससे पहले वह बताती उज्जैन ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते कॉल बंद कर दी। विवेक शर्मा ने तुम्हारी वजह से मेरा हाथ तोड़ दिया था कि मैंने तेरा हाथ क्यों थामा और फिर मुझे धमकी दी तुझसे दूर रहूं, ऐसा कहा। पहले मैं तुझे चेक तो कर लूं, वह गुस्से से कहता उसके तरफ लपका और उसे दोनों बाजू से जकड़ लिया। उस ताकतवर आदमी का मुकाबला वह नाजुक सी लड़की कैसे कर पाती। तभी लिफ्ट खुली। अंदर का मंजर देखते विवेक का खून खौल उठा। उज्जैन को कॉलर से पकड़े बाहर निकाला और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। उसको सिक्योरिटी गार्ड के तरफ धक्का दे दिया। इसे उठाकर बाहर फेंक दो, दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो सीधा पुलिस के हवाले करूँगा। वह गुस्से से दहाड़ा था। जीविका के तरफ बढ़ा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ी थी। उसका बैग और मोबाइल उठाया, उसके हाथ में थमाई और उसे बिल्डिंग से बाहर लाया।
और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं चली जाऊंगी सर, वह धीरे से मिनमिनाई, लेकिन वह अनसुनी करता उसे गाड़ी में बिठा गया। गाड़ी रोड पर दौड़ा दी, जबकि ना चाहते हुए भी जीविका की आंखों से आंसू बह निकले। वह तुम्हें परेशान कर रहा था, उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? आज पहली बार वह आपकी जगह तुम बोला था। वह लिफ्ट में घुस आया था, अचानक मेरे चेहरे पर झुका था। इतना कहते जीविका चेहरा छुपाकर रो दी थी। वह गाड़ी एक तरफ लगाता उसकी तरफ मुड़ा। क्या उसने कोई गलत हरकत की? वह अब धीमे शब्दों में उससे पूछ रहा था। करनी चाही थी, लेकिन मैंने धक्का दे दिया, वह बच्चों की तरह उसे बता रही थी। आंसू पोंछते, मिस जीविका बहादुर बनिए। वह उसे टिश्यू पेपर देता बोला। तो जीविका को तो आग सी लग गई। मैं बहादुरी कहाँ से लाऊं? वह मर्द था, मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। मैंने उसका मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, पर लड़कियां कमज़ोर होती है ना। आज पता चला, अगर आप वक्त पर ना आते तो न जाने मैं कैसे ना आता। हर पर मेरी नज़र तुम पर रहती है। तुम नज़रों से ओझल होती हो तो जल्दी कॉल की। उसके बाद पर वह उसे उलझन की नज़रों से देखते हुए कहने लगी। अचानक से विवेक शर्मा ने उसकी तरफ एक छोटी सी डिब्बी बढ़ाई। ये क्या है सर? उसे खोलती जीविका का दिल धक से रह गया। वह डायमंड की रिंग थी। सवालिया नज़रों से उसे विवेक की तरफ देखा। ये दिल है मेरा। वह पहला आदमी था जो गाड़ी ड्राइव करते उसे प्रपोज कर रहा था। कितनी देर तो जीविका बोल ही नहीं पाई थी। उसका घर आ गया था। इतनी चुप क्यों लग रही हो? कोई दिमाग में सवाल है क्या? वह अब पूरा उसके तरफ घूमा। विवेक शर्मा, आई मीन सर, ये सब यूं अचानक? वह धड़कते दिल से पूछ रही थी। क्यों? अच्छा नहीं लगा सर, आपके और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वे अपना होंठ भींचे बोली। शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा, जब आपकी पहचान मैं बन जाऊंगा। वह उसकी सुनहरी आंखों में झांकते बोला। सर आप समझ नहीं रहे, आप मुझसे बड़े हैं। और तो कुछ समझ नहीं आया तो ये बोल गई। वह खुद 21 साल की थी, जबकि विवेक शर्मा 28 साल के लगभग होगा। तो क्या हुआ? मैं प्यार भी ज़्यादा करूँगा ना? उसकी इतनी बेबाक बात पर जीविका का चेहरा पल भर में लाल हो गया। सर आप वो पलकें उठाती, गम में आती। बहुत प्यारी लग रही थी जीविका, कोई जल्दी नहीं। आप घर जाइए, आराम से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैं इंतज़ार कर लूँगा। वह नरमी से बोलता आगे की तरफ होता। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल गया। उस आदमी की खुशबू को महसूस करते वह घबरा कर जल्दी नीचे उतरी और घर के अंदर दाखिल हो गए। उज्जैन ने जो किया वह तो कहीं गुम ही होता चला गया। एक नई फीलिंग का एहसास जागा था उसे, और वह विवेक शर्मा ने करवाया था। उसका जी चाहा वह अंगूठी पहन कर देखे, लेकिन फिर सोचा विवेक शर्मा ही पहना देंगे। वह भी उनके लिए दिल को तड़पता हुआ महसूस कर रही थी। पहली बार किसी आदमी ने दिल के दरवाजे पर आहट दी थी। उसने झट से दरवाज़ा भी खोल दिया था। इस बात से अनजान की कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, और ये मोहब्बत थी, उसे नाकों चने चबवाने वाली थी। ज्योतिका ने उसे रूम के एक फाइल लाने को कहा था। आजकल उसका बुटीक भी हवाओं में उड़ रहा था। रोज ही उसे नए ऑर्डर मिल रहे थे। ज्योतिका के रूम में आई तो फाइल निकालती, उसमें से एक लिफाफा नीचे गिरा। उसमें से एक पन्ना बाहर निकला। उसे वापस डालने लगी कि उस पर लिखा नाम पढ़कर वह थोड़ी रुक गई। V.S. शर्मा। ये तो विवेक शर्मा के ऑफिस का चेक था। वह अच्छी तरह से पहचान सकती थी, क्योंकि उसे भी कई बार इसी तरह का चेक दिया गया था। वह चेक था 1 करोड़ का। ये ज्योतिका दीदी के पास कहाँ से आया हुआ था? उसके साथ एक खत भी था, जो ज्योतिका ने पढ़ लिया। उसे लगा पूरे घर की दीवार उसके ऊपर आ गिरी हो। जीविका जो कहा है वे करो। ये क्या खोल कर बैठ गई हो? अचानक ज्योतिका अंदर आई। वह उसके हाथ में चेक देखती, उसे लेकर वापस उसी फाइल के अंदर रख दिया। उसके साथ ये खत भी था। दीदी, वह नम आंखों से बोली, तो तुमने पढ़ लिया? आपने मुझसे क्यों छुपाया? उसे अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसमें बताने लायक कुछ था ही नहीं। जीविका, इस बात को 8 साल बीत गए हैं। वह आदमी मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। इतना तो सबको ही पता है। सभी जानते थे मैंने चुपके से शादी की थी, और वह आदमी सिर्फ वक्त बिताने आया था। अपने कीमती पलों को मुझे सौंप कर वह मेरे मुंह पर 1 करोड़ का चेक मारकर चला गया, जो 1 रात की कीमत अदा की गई थी। आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? वह आंसू पोंछते बोली। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही जीविका। वह आदमी अब मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। हाँ, इंतज़ार है कभी सामने आए तो ये चेक उसे वापस लौटा सकूं और बताऊं कि किसी भी औरत को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे तो आनी जानी चीज़ है। मोहब्बत, वफा। औरत हमेशा अपने मोहब्बत करने वाले के लिए प्रार्थना करती रहती है, और ये नहीं तो कुछ नहीं। वह दर्द से कहती, सब कुछ दराज में वापस रख गई। दीदी, अगर ज़िंदगी किसी मोड़ पर वह आदमी आपको मिले और आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगी? और अगर वह आपको और तरुण को अपनाना चाहे तो क्या आप उसे माफ़ करके अपना बना लोगी?
वह डूबते दिल से पूछ रही थी। एक शब्द में जवाब आया नहीं, लेकिन वह शब्द बहुत गुस्सा भरा था। उस रात जीविका ने कांटों पर बिताए थे। सारी रात वह रोती रही और सुबह का इंतजार करती रही। उस आदमी ने मेरी दीदी को 1 करोड़ का चेक देते खरीदने की कोशिश की और अब मुझे एक डायमंड की रिंग से खरीदना चाह रहा है। वह गुस्से से तिलमिलाई थी। उसके ऑफिस में दाखिल हुई। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक जीविका को ऑफिस में आता देख वह कॉल बंद करता उसकी तरफ मुड़ा। उसकी सूजी आंखें रोने की चुगली कर रही थी। जीविका ने गुस्से से दुपट्टा उसकी टेबल पर रखी। आपको क्या लगता है आप अमीर लोग अपने पैसों से किसी को भी खरीद सकते हैं? तो मिस्टर शर्मा सुन लीजिए, ये जीविका बिकाऊ नहीं, वह गुस्से से बोली थी और पलटी थी। विवेक शर्मा गुस्सा होते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कौन से पैसों से खरीदने की कोशिश की है आपको? वह उसके बहुत करीब खड़े होते पूछ रहा था। आप बिल्कुल झूठे हैं, आप धोखेबाज हैं। आप मुझे अपने करीब कर रहे थे, मुझे उल्लू बना रहे थे। आपको लगता है मैं एक हीरे की अंगूठी से फंस जाऊंगी? जो मुंह में आता बोलती जा रही थी। तो क्या पूरा हीरे का चट्टान चाहिए? वो बिना किसी असर से बोला। जी नहीं, आप मुझे पूरे हीरे का घर भी बनाकर दोगे तो भी मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, समझे आप? वह उंगली उठाकर वार्निंग कर रही थी। आप मुझे बता दो आखिर हुआ क्या है जीविका? आप मुझसे चीट कर रहे थे, मुझे सब पता चल गया है। आपकी एक पत्नी भी है और एक बच्चा भी है और आप मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे भी शादी करके एक रात बिताकर प्रेग्नेंट करके चले जाओगे। फिर भूल जाओगे जीविका कोई है और बच्चे को बाप के नाम पर एक चेक पकड़ा जाओगे। जीविका की इस तरह की बातें सुनकर विवेक शर्मा का पारा हाई हुआ था। कौन सी पत्नी, कौन सा बच्चा, क्या बोले जा रही हो? वह अपना माथा मसलते अपने आप पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता पूछ रहा था। इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं उसी पत्नी की बात कर रही हूँ जिसे 8 साल पहले आपने शादी करके 1 करोड़ का चेक थमाकर छोड़ दिया था। जीविका की बात पर विवेक शर्मा के कान में साए साए आवाज बजने लगी। कहाँ मिल गई है वह आपको? विवेक शर्मा ने अपने सीने पर बाजू बांधते पूछा। तो तुम मिलना चाहोगे उनसे? जीविका को इस बात पर बेहद रोना आया था। सच में आखिर मुझे भी तो पता चले मेरी कौन सी पत्नी बच्चा निकल आए हैं और मुझे 8 साल से पता भी नहीं चला। चलिए मेरे साथ। वह उसे लिए ऑफिस से निकलती अपने घर में लाई थी। सारे रास्ते दोनों चुप रहे। आज ज्योतिका की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह घर पर ही रुकी हुई थी। दरवाज़ा खोला तो सामने विवेक को देखकर परेशान हुई थी। आज जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? दीदी मैं आपका मुजरिम लेकर आई हूँ। और विवेक शर्मा का हाथ थामे ज्योतिका के सामने कर गई। ज्योतिका ने नासमझी से दोनों को देखा। मैं कुछ समझी नहीं। विवेक शर्मा आपके दुर्गेश शर्मा ही है ना? इन्हें गौर से देखिए, 8 साल में इतना बदल तो नहीं गए, पहचाना ही ना जाए। वह दांत चबाते बोली। क्या बोल रही हो? ये दुर्गेश नहीं। ज्योतिका की बात पर जीविका पर पहाड़ गिरा था। उसने पथरीली नज़रों से दोनों को देखा। दीदी यही दुर्गेश शर्मा हैं, आपके पति तरुण के पिता। वह जैसे खुद को यकीन दिला रही थी। क्या फालतू की बकवास कर रही हो ज्योतिका? ये वो नहीं है। उसे बाजू से पकड़ते हिला गई। पर उस चेक पर तो तुम्हारी कंपनी का नाम ही लिखा था, VS शर्मा। ऐसा कैसे मुमकिन है? वे उलझ रही थी। दुर्गेश मेरे बड़े भाई हैं। अचानक विवेक शर्मा की आवाज़ पर वे दोनों चौंके और उसे देखा। कंपनी मेरे नाम पर जरूर है, लेकिन कुछ साल पहले दुर्गेश शर्मा इसे चला रहे थे, जिसे मैं अब भी चला रहा हूँ, VK शर्मा नाम से ही। वह सीने पर बाजू बांधे सब कुछ बता गया था। क्या आप दुर्गेश नहीं? जीविका को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई थी। ज्योतिका मैं तो आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, पूरे दिल से उन्हें अपनाना चाहता हूँ। वह ज्योतिका के सामने जीविका को प्रपोज कर गया। जीविका का दिल धक से रह गया। पर आप जिस आदमी के भाई हैं वह एक चीटर था, तो आप पर कैसे भरोसा कर लूँ? वह उसकी बात पर जोर देती बोली। विवेक शर्मा ने एक नज़र उसे देखा और वे चीटर नहीं, भगवान ने उन्हें बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दी है। मतलब वह ज्योतिका का दिल बुरी तरह से धड़का। वह उन्हें एक अस्पताल में लेकर आया। पिछले 1 साल से वे कोमा में हैं। आपको छोड़कर आने के बाद वे दिन रात तड़पते रहे, गिल्टी में पड़े रहे। वापस गांव भी गए, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चल पाया। बहुत तलाश किया उन्होंने आपकी, यहाँ तक कि उन्होंने ज्योतिका नाम से स्कूल भी खुलवाया। हर जगह ढूंढा आपको और साल पहले शायद उन्हें आपके बारे में कुछ पता चला। तेज ड्राइविंग करते आप तक पहुँचना चाहा, लेकिन उनका कार का एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने जान तो बचा ली, लेकिन हालात आपके सामने हैं। ज्योतिका उस आदमी को देखती चली गई। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बहते जा रहे थे। जिस आदमी को धोखेबाज समझा, वह तो हॉस्पिटल के बिस्तर पर था, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। उसके पास आती रोते हुए उसे देखने लगी। मैंने तो कभी आपको कोई शराप नहीं दिया,
दुर्गेश फिर कैसे? वह हिचकियों से रो दी। जबकि विवेक शर्मा और जीविका बाहर खड़े ये मंजर देख रहे थे। कुछ दिन के बाद जीविका और विवेक शर्मा की शादी खुद ज्योतिका ने करवाई। वे अपनी वजह से उन दोनों को अलग नहीं कर सकती थी, जबकि वे विवेक शर्मा की आंखों में जीविका के लिए पसंद देख चुकी थी, इसलिए दोनों को मिलवा दिया। विवेक शर्मा रूम में आया तो जीविका ने घबराकर उसे देखा, जिसने इतने दिनों से उससे बातचीत बंद की हुई थी और आज भी वह सुहाग रात में मुंह नहीं लगा रहा था। उसे देखा तक नहीं, उसे आज तो ये पक्का खिसियानी शेर लग रहा था। क्या करूं? क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? वे कुछ सोचते बेड से उठी थी। वहीं रहो विवेक शर्मा की धर्मपत्नी अचानक से नाम बदला था। जीविका का दिल धक से रह गया। वह बिना पलके झपकाए सामने खड़े आदमी को देखती रही जो उसका दिल धड़काए जा रहा था। वहीं सुकून से बैठे हुए गंभीर शब्दों में बोली, आई एम सॉरी। अचानक से जीविका के मुंह से निकलने वाली शब्द पर चौंक गया था। ऐसे सॉरी बोलोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? आपने मुझे क्या समझा है? इसमें गलती मेरी भी नहीं। बंदा अपना नाम तो बताता, मुझे गलत फहमी हुई थी। जीविका ने जल्दी बातों को बढ़ाना चाहा और आप उस गलत फहमी में जो मुंह में आया बोलती चली गई। कल को कोई औरत आकर कहे कि विवेक शर्मा मेरा पति है और मेरे बच्चे का बाप है, वह एकदम उसके करीब होती। उसके होठों पर अपनी हथेली जमा गई। किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे पति को अपना पति कह सके। जान ले लूंगी उसकी। बिस्तर पर ही घुटनों के बल ऊपर उठी और विवेक शर्मा के दिल के साथ जा लगी। उसके दिल की तार छिड़ गई। विवेक शर्मा ने उसकी कमर को जोर से पकड़ा, उसे और ज्यादा अपने सीने में भींच लिया। जीविका अपना सांस रोक गई। विवेक शर्मा ने धीरे से उसके सर से दुपट्टा हटाते उसका सर अपनी गोद में रखता उसे निहारने लगा। पल में उसकी आंखों का रंग बदला था। वह उसकी ज्वेलरी उतारकर उसके दिल की जगह चूमने लगा। उसके चेहरे को बहुत करीब से देखने लगा, जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सर आप? वह घबराई जब उसे तकिए पर गिराया था। अपनी शर्ट के बटन भी खोल गया था। चुप, अब कुछ भी कहना सुनना नहीं, मुझे आपको महसूस करना है। विवेक शर्मा उसके चेहरे पर झुकता, उसकी उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियां उलझाता, उसकी धड़कनों को बढ़ा गया था। उसके माथे पर होंठ रखता, उसकी सुनहरी आंखों को भी चूम गया था। यू आर सेटिस्फाई विवेक शर्मा, वह गंभीर शब्दों में बोलता, उसके होंठ पर झुकता। पहली बार दोनों उस प्यार को महसूस कर रहे थे। विवेक शर्मा के प्यार पर वह लड़की टूटकर बिखर गई थी और विवेक शर्मा ने बहुत मोहब्बत से उसे समेटा था कि जीविका खुद पर गुमान करने लगी थी। सुबह आंख खुली तो विवेक शर्मा उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में था। रात के सारे मंजर उसकी आंखों में घूमने लगे तो चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। सो जाओ मिस्टर विवेक शर्मा, वरना फिर से हमें नहाना पड़ेगा। वे उसकी तरफ करवट लेता भारी आवाज में बोला था। दोनों ने नहाते एक साथ भगवान के मंदिर में शादी होने की खुशी में पूजा पाठ की थी। बहुत सारी बातें करते हुए दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। एक दूसरे की बाहों में फिर से सो गए थे। जीविका ने उसे गुदगुदी की तो वह मुंह गुस्से से बनाता उसे खींचकर अपने सीने में लगा गया। आप बाज नहीं आएंगे। वह उसके गाल पर दांतों से काटता वहां अपने होंठ लगा गया। विवेक शर्मा वह मुंह बनाती उसे देखने लगी। ये एक जगह बची थी जहां आपने नहीं काटा था, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। वह रोने सी शक्ल बनाती बोली, अच्छा, जो हालत तुमने मेरे कमर और मेरे सीने की है उसका क्या? वह भी बोलती एक्शन का रिएक्शन दे रही थी। जीविका के मुंह से वह शब्द फिसला कि अचानक फिर से वह एक्शन के लिए तैयार हो गया। कहते के साथ फिर से उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया, जबकि वह उस जहाज जैसे बंदे के आगे बस फड़फड़ाकर रह गई थी। ज्योतिका तरुण को उसके पिता से मिलवाने लाई थी और दुर्गेश से ढेरों बातें करते हुए जानती थी कि वह सुन रहा था और उसे भरोसा था अपने भगवान पर कि एक दिन वह होश में भी आ जाएगा, और भगवान ने उसकी सुन भी ली थी। वह आंखें खोलता अपने सामने 7 साल के बेटे को देख वह रो दिया। 1 साल कोमा में रहने से उसको बहुत कमजोरी हो गई थी। करीबन होश में आने के 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया था। वह उस बीच ज्योतिका उसके साथ रही थी और दुर्गेश ने उससे कई बार माफ़ी भी मांगी। वह अपने किए की सज़ा भुगत चुका था और ज़्यादा ज्योतिका अब उससे दूर नहीं रह सकती थी। उसको ये सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह शर्मिंदा थी और ज्योतिका ने अपने बच्चों के लिए उसे माफ़ कर दिया। जरूर माफ़ करने वाले को भगवान भी पसंद करता है। ये थी ज्योतिका और जीविका की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।